नमस्कार प्यारे साथियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं रामबाण बुक के सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो रामबाण बुक के 2 नंबर चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2 नंबर चैप्टर जो है वह सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इट मीन्स इसका पूर्णतः आप विस्तार करते हो तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होगा। यानी कि कोई भी जो कुशल कारीगर है या जो एक इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पर जो भी अपने पास प्रशिक्षु है, वो यदि वो ट्रेनिंग लेता है या किसी को ट्रेनिंग देता है या किसी वर्कशॉप के अंदर काम करता है तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इन सब के बारे में देखेंगे। और सावधानियां जब आपके पास हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है, तो दुर्घटना घटने के बाद में स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमारे पास 67 सवाल हैं, तो हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से हमें चेक करना है। तो सभी जुड़ जाइए। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है कौटिल्य क्लासेज में एक बार फिर से। और हम क्लास के पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करना प्रारंभ करते हैं और क्वेश्चनों का सिलसिला लगाते हैं। आज जितना भी टाइम लगता है कोशिश करते हैं एक ही दिन में हम सभी सवालों को सोल्व कर दें, चाहे 1.5 घंटा लगे या 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कोशिश यही रखते हैं भाई। तो इसी कोशिश को कारगर करना है भाई। चलो, पहला सवाल आपके सामने हाजिर हो गया है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? तो ये पूछा है कि निर्माता के लिए BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लाभ क्या है, ये पूछा है। आशीर्वाद चाहते हो सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है, यही हमारा आशीर्वाद है और यही आपका प्यार है। आप सुबह पढ़ने आ जाते हो, मैं पढ़ने आ जाता हूँ। तो चलो बताओ, BIS का निर्माता के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। निर्माता के लिए देखो कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसको थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। जो मानक निर्धारित किए गए हैं, वो मानक निर्धारित किए गए हैं BIS ने। इसके किसके लिए किए गए हैं? सबके लिए किए गए हैं। जो निर्माता होगा उनके लिए भी मानक कार्य करेंगे, जो रिटेलर होगा या होलसेलर होगा उसके लिए भी कार्य करेंगे, रिटेलर होलसेलर के लिए, ग्राहक के लिए भी कार्य करेंगे, और जो आयात और निर्यात करते हैं उनके लिए भी कार्य करते हैं। ये जो दिए हैं सबके लिए BIS मानक का लाभ प्राप्त होता है सबको। अब सवाल है कि इन लाभों में से निर्माता को मिलने वाला लाभ कौन सा है? कि जैसे निर्माता कौन होगा? मैन्युफैक्चरर, उसने कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, मान लो उसने ये पेन बनाया है या उसने लैपटॉप बनाया है या उसने कैमरा बनाया है, तो अब वो जो निर्माता ने बनाया है तो बाजार में उसको बाहर निकालेगा, तो BIS मार्क लगा होने के कारण उसको कोई बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट इनमें से कौन सा होगा? बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जोखिमों के प्रति सुरक्षा का आश्वासन। तीसरा, शोषण और धोखे से सुरक्षा। शोषण और धोखे से सुरक्षा किसको मिलती है? ग्राहक को। यदि BIS मार्क लगा होता है तो ग्राहक को शोषण में धोखे से सुरक्षा मिल जाती है। जोखिमों के प्रति सुरक्षा का आश्वासन जोखिमों के प्रति होता है व्यापारी को, यानी कि व्यापार जो करता है। व्यापार वाले कौन से आगे सेगमेंट में? रिटेलर और होलसेलर। ये क्या करते हैं? जोखिम लेते हैं, सामान लेते हैं आगे बेचने के लिए, मैन्युफैक्चर से ले लेते हैं, तो इनको BIS का लाभ मिलेगा। अब बचे हैं बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। बिल्कुल बेहतर छवि होती है, ये निर्माता को BIS का लाभ मिलता है। जैसे कि आप ये मान लो एक पेन लेने जाते हो, आप ये मार्कर लेने जाते हो, आप जानते नहीं कौन सा मार्कर सही है कौन सा गलत है। आपके सामने 3 मार्कर पड़े हैं और एक के ऊपर लिखा हुआ BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मतलब है भारत सरकार द्वारा जो है इसको मान्यता प्रदान की गई है कि ये जो मार्कर है वो अच्छा है, ताकि ग्राहक को शोषण धोखे से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इसके बैकग्राउंड में देखो, जिसने बनाया है उसको क्या मिलेगा? उसके बाजार में इसलिए बिकेगा क्योंकि उसकी छवि बेहतर है, इसलिए बिकेगा। और ग्राहक को क्या होगा? शोषण और धोखे से सुरक्षा होगी कि BIS लिखा है तो धोखा नहीं होगा, जो चीज माल ले जाएंगे वो सही होगा। ISI मार्क वाले उत्पाद का मुफ्त रिप्लेसमेंट, ये हमारे पास व्यापारियों के लिए ही उपयुक्त हो जाता है। क्लियर है? तो ये पहला है।
अब देखो BIS मानक 1986 के अंत जो आसपास उन्होंने शुरू कर दिया था, न्यू दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस होता है, और ये इसके तर्ज पर स्टार्ट किया गया ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके तर्ज पर इसको प्रारंभ किया गया, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलो अब हम करते हैं सेकंड सवाल। अगला सवाल ऐप में आ जाएगा भाई, नया लेक्चर आ जाएगा, बिल्कुल मैंने आपका देख लिया। पवन कुमार बसई बिरथाई, बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निक हेल्पर की भर्ती टाल दी गई है, अब कल मीटिंग थी, अब क्या है मैं आज आपको देख के पूरा बताता हूं, वीडियो बना के बता देंगे जो भी कोई होगा, कि किस उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। सवाल देखो ध्यान से कि कौन से उपकरण है, उसका प्रयोग क्या होगा, केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के तो देते हो, अब मैं कहता हूं 1 मीटर क्या होता है, तो आप कहोगे जो 1 मीटर बना है वो प्लेटिनम इरिडियम धातु का मिश्रण से एक लंबाई माप के बनाया गया है, तो उससे 1 मीटर का आ गया। तो वो प्लेटिनम इरिडियम जो धातु का जो बनाया भाग है वो कहां रखा गया है, वो हमारे पास स्विस नामक शहर फ्रांस में रखा गया, माप तोल मुख्यालय में। तो वहां से यह पता चलता है कि यह प्रयोगशाला में ही काम आता है। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान 1.0049 है, यह कहां मापा जाता है, केवल प्रयोगशाला मापा जाता है, यह हमारे पास संकेतक के द्वारा नहीं मापा जाता है। तो कौन से उपकरण का प्रयोग केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण के साधन भीतर है, तो ए ऑप्शन पूर्ण। जो पूर्ण उपकरण होंगे, जो कंप्लीट उपकरण होंगे, जिसमें यह नहीं कहना पड़ेगा भाई एक्यूरेसी 99% है, तो ये 99 वाले पूर्ण नहीं हुए ना, जो पूर्णतः शुद्ध है 100% पर है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो हमारे पास पूर्ण होते हैं, और तो पूर्ण उपकरण होते हैं उनका प्रयोग है इससे रिगार्डिंग आपके किया जाता है। क्लियर हो गया भाई, तो ये हमारे पास आ गया ए ऑप्शन। किसी को कोई डाउट्स इसमें नहीं होना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो उनसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी साथियों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं तीसरा क्वेश्चन निकाल देता हूं और ये क्वेश्चन यहां रखा हुआ है, तब तक आप ये काम जरूर कीजिए, उसके बाद इस सवाल को सोल्व करते हैं जल्दी से। ये आसान सा सवाल है लेकिन जल्दी से आपको ये कार्य करना है भाई। जल्दी से जल्दी करो, ये थोड़ा फास्ट करो, शेयर जल्दी से कर दो, लाइक जल्दी से कर दो। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं हो, इसलिए ये कार्य थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। अभी तक आधे विद्यार्थियों ने नहीं किया है, जल्दी से कीजिएगा भाई। फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल प्लेलिस्ट बना देंगे, बिल्कुल गौरव कुमार जी, बिल्कुल फास्ट कराएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब करते हैं तीसरा सवाल शुरू। देखो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, डिटेल तो पूरी बताऊंगा, हर ऑप्शन को पढ़ के पूरा समझाऊंगा। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए। जो विद्युत उपकरण होते हैं उसको प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतोगे। पहला, किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना। बात सही है, यदि आप खुले तार को पकड़ोगे तो विद्युत का झटका ही पाओगे, इसलिए यह तो बात सही है। केवल नग्न तार के साथ काम करना चाहिए, यह गलत है। नग्न तार के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। नग्न तारों और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाता है, नग्न तार के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी विद्युत उपकरण में खुला तार नहीं होता, इंसुलेटेड लगाया हुआ तार होता है, तो यह भी गलत है। नग्न तार को काबू किया जाना चाहिए, ये नहीं, नग्न तार तो रखना ही नहीं है, तो किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए। तो नग्न तार को हमारे पास हमसे दूरी रखना है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको कराता हूं चौथा सवाल, ध्यान से देखते जाइएगा।
सवालों का सिलसिला चलना है। 67 सवाल है, इसमें कंप्लीट सवाल सोल्व होंगे, जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई। दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से होती है। दुर्घटनाएं पूछा, प्रदूषण नहीं पूछा इन्होंने। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये दुर्घटना का कारण नहीं है भाई। वायु प्रदूषण देखो, ऐसे तो वायु प्रदूषण कहोगे दुर्घटना का कारण हो तो सकता ही है। कैसे है कि जैसे मान लो धुंध बहुत आ चुकी है, कोहरा बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास पर्यावरण के अंदर आप कह दोगे भाई प्रदूषण है और इसके कारण गाड़ियां टकरा गई है, लेकिन हम उसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं वर्कशॉप के रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ रहे हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग देख रहे हैं। तो पर्यावरण नहीं, हम देख रहे हैं मशीन की गलत जानकारी है, तो जिसके कारण है कोहरे के कारण भले ही गाड़ियों का एक्सीडेंट हो, लेकिन हम इसलिए कहेंगे कि मशीन की गलत जानकारी। जब आपको पता है कोहरा इतना ज्यादा है तो उसको 60-70 की स्पीड से चला क्यों रहते, 30 की स्पीड से चलाओ, टकराट होगी नहीं, जितना कंट्रोल होता उतना ही चलो। तो मशीन की गलत जानकारी ही करेक्ट आंसर होगा, यही दुर्घटना का कारण होता है। तो चौथे सवाल का हमारे पास आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा करेक्ट। क्लियर है साथियों? जल्दी जल्दी सब कमेंट करते जाइएगा भाई। अगला सवाल है हमारे पास 5वां सवाल, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? पहला। दूसरा, इसी से संबंधित सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपके पास आवश्यक होता है? सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, कार्य विशेष मशीन कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। सी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। ये इसकी डेफिनेशन यही है, दुर्घटनाओं से बचने का क्या, कार्य विशेष मशीन कार्य स्थान और इन सभी के सुरक्षा नियमों का पालन करोगे तो दुर्घटनाओं से आप बच सकते हो। तो सी इसकी मेन डेफिनेशन है दुर्घटनाओं से बचने के लिए। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके आप दुर्घटनाओं को कम कर सकते हो, प्रभावित इतने ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन दुर्घटना हो सकती है। तो ये सबसे अच्छा आंसर नहीं है, ठीक होगा, लेकिन सबसे अप्रचलित विधि तो पूर्णतः गलत है। व्यक्तिगत उपाय का पालन, व्यक्तिगत तो कुछ भी राय देता है, व्यक्तिगत राय की क्या बात करते हैं? व्यक्ति तो कहेगा देख देख ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो ये करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी राय दे देता है, तो उस राय के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, आपको अपने नियम के अनुसार देखना चाहिए। देखो कि आप जानते हो कि राय बहुत दे देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं कि एक बंदे ने खोली मिठाई की दुकान, शानदार मिठाई की दुकान खोली, बहुत अच्छी मिठाई खोली, तो एक राय देने वाला उसको आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने इतनी अच्छी मिठाई की दुकान खोली है, तो क्यों ना इसके ऊपर बोर्ड पर लिखाया जाए कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। तो उसने लिखा दिया अपने एक पेंटर को बुला के पोता के कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। दूसरे दिन दूसरा राय देने वाला आ गया कि हमारे मत लिखो, हमारे लिखने का मतलब है कहीं और भी मिलती है, हमारे काट दो। तो उसने हमारे काट दिया, फिर आया यहां ताजी मिठाइयां मिलती है। तो तीसरे दिन एक और रायचंद आया, उसने कहा यहां मिलती का मतलब क्या हुआ? जब नीचे काउंटर लगा हुआ है तो यहां क्यों लिख रहे हो? तो यही है ना, नीचे काउंटर लग रहा है, बाहर भट्टी है, मिठाई निकल रही है, यहां बेच रहे हो, तो यहां को काटो। तो उसने यहां काट दिया, पीछे रहा मिठाइयां मिलती है। तो अगले बंदे ने आया कि भाई जब काउंटर में आपको दिख रही है कि मिठाइयां है, तो मिठाइयां लिखने को क्या मतलब है? आप इतना ही लिखो ना मिलती है, और नीचे दिख रही है कि मिठाइयां हैं, तो मिठाइयां काट दी, रहा मिलती है। तो चौथे दिन और कोई आ गया, क्या क्या फ्री में मिलती है? कि नहीं, फ्री में तो नहीं मिलते, पैसे दे के मिलती है। तो फिर आपने ये क्यों लिखा मिलती है? तो काटो मिलती, तो उन्होंने मिलती काट दिया। अब बच्चा है उनके पास है, तो ये होता है राय चंद देने वाला। तो उसने कहा भाई है क्या होता है? किसी ने राय दी इसको काट दो, तो उसने है को काट दिया। फिर एक दिन आया कोई दूसरा नया घूमता कि देखो इतनी अच्छी मिठाई की दुकान है, बोर्ड अच्छा लगा हुआ है, अच्छे से लिखो ना हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। तो ऐसा मामला है, पूरा गोल गोल घूम रहा है। आप राय के ऊपर ध्यान नहीं दें, व्यक्तिगत राय के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, व्यक्ति को अपनी खुद की राय के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? बुनियादी सुरक्षाओं में से एक है, बताइए कौन सा है? उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है। किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकता ना। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, गलत बात कर रहे हो। सावधान तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको झटका आ जाएगा।
कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कार्यस्थल में काम करना उचित है कि नहीं है। मतलब है यह कह रहा है कि आदमी को यह देखने की जरूरत ही नहीं है कि यह अच्छी जगह है कि नहीं काम करने के लिए। कहीं कीलें पड़ी है तो वर्कशॉप के अंदर काम कर रहा है, चिकासी आ रही है तो वर्कशॉप के अंदर काम कर रहा है, लिक्विड बिखरा हुआ तो काम कर रहा है। तो यह आपको देखना पड़ेगा जो कार्यस्थल है उस कार्य को करने के लिए परफेक्ट है कि नहीं देखना जरूरी है। तो यह भी गलत है। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए, सबसे अच्छा आंसर है भाई। यह सबसे अच्छा आंसर क्या है कि यदि विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियम में से एक है कि जब मशीन चलाए तो उसको सावधानी बरती जानी चाहिए। बाकी सारे गलत हो गए। तो हमारे पास छठे का आंसर क्या हो गया भाई? डी ऑप्शन हो गया। अगला आया सातवां। अब यहां पर क्या होगा, एक एक ऑप्शन को पढ़ के बताना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिशियन तो चल नहीं रही, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का हिस्सा है, तो इस हिस्से को पूर्णतः अच्छे से देखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विद्युत दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया है? कौन सी कार्य जो सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है, कौन सी प्रक्रिया नहीं है जो विद्युत दुर्घटनाओं को रोक सकने वाली है, यह आपको बताना है। पहला, उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की उपेक्षा करना। यह कह रहे अच्छे सुरक्षा उपकरण होते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, उपेक्षा करना, तो यह सुरक्षित प्रक्रिया रोकने का उपयुक्त नहीं है। यह तो बात जो कह रहे हो वो बात उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना, उपेक्षा करोगे तो दुर्घटना होगी। यह कह रहा दुर्घटना को सुरक्षित प्रक्रिया नहीं है, उपेक्षा करोगे तो प्रक्रिया सही नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा ना भाई। अगला है, एनर्जाइज्ड लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना। ये तो है वाला आ गया, हमें आंसर देना नहीं है वाला, नहीं वाला दे दिया। ये बात सही है लेकिन हमें तो नहीं वाला देना था, नेगेटिव आंसर देना था। निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को डी एनर्जाइज करना, बिल्कुल सही बात, ये भी सही बात कह रहा है। बिजली के उपकरण की उचित देखभाल करना, तीनों बातें सही है। गलत बात यह है, और उन्होंने पूछा बताइए गलत बात ही क्या है, तो गलत बात हमारे पास क्या आएगा? ए ऑप्शन गलत बात है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार आंसर देते समय थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। नहीं है पूछ ले, उस सवाल में क्या विद्यार्थी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, तो विशेष रूप से नहीं है वाले को 2 बार पढ़ो पूरा। क्लियर है? अगला सवाल, 8वां सवाल आपके सामने, बताइए भाई। आईई यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के जो नियम है उनका उद्देश्य क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ने जो नियम दिए क्यों दिए हैं? जैसे नियम क्या है भाई, कैसे अर्थिंग का तार क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे अर्थिंग का तार हरा होना चाहिए। यहाँ आपको यह कह दिया जाए कि कमरे के अंदर जो स्विच बोर्ड किस तरफ लगाओगे, लेफ्ट साइड में लगाओगे। यहाँ पंखे की ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 मीटर से 2.75 मीटर होगी। या फिर कहेंगे ट्यूबलाइट जो कितनी ऊंचाई पे लगे, 2.25 पे लगे। ये नियम बनाए हैं, तो क्यों बनाए हैं? या फिर आपको अर्थिंग का तार हरा, न्यूट्रल का काला, फेज का लाल क्यों रखें, या फिर अर्थिंग का जो भाग है वो मोटा क्यों दिया गया है, इन सभी। या फिर एक उप परिपथ में 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो लाइन परिपथ होता है उसमें नहीं होना चाहिए, ये क्यों किया गया? ये किसने किया है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने। तो इनका उद्देश्य क्या था? इस सब चीजों नियम बनाने का उद्देश्य क्या था? तो बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए करना होता तो जनरेशन केंद्र पर लगाते हैं, केवल जनरेशन पे लगता। एडी धारा हानि को कम करने के लिए, एडी जो एडी करंट लॉस है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं, तो वहां पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। सुरक्षा एवं संरक्षा, सबका अच्छा आंसर है। सब कैस में सुरक्षा एवं संरक्षा, सुरक्षा भी करें संरक्षण भी करें, दोनों कार्य जो हो रहा है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये डी भी गलत हो गया। विद्युत हानि को कम करने के लिए, कम करने के लिए नहीं है ये, इसके लिए हो सकता है विद्युत हानि को कम करने के लिए उन्होंने रूल बना रखा है भाई, वोल्टेज ड्रॉप 3% से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सुरक्षा एवं संरक्षा भी होता है, सी ऑप्शन। अब इनमें क्या ऑक्यूपेशनल में क्या होता है, कई बार ऑप्शन 2 भी सही लगते हैं, तो वहां पर एक आपको बेस्ट भी चुनना होता है, कौन सा अच्छा है ये भी ध्यान रखना है। 9 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? व्यावसायिक नहीं है यानी कि ऑक्यूपेशनल टाइप की सुरक्षा नहीं है। बताइए कौन सा है जो ऑक्यूपेशनल टाइप की सुरक्षा आपके पास नहीं है? पहला है मशीन की सुरक्षा, दूसरा है शरीर सुरक्षा, तीसरा कार्य सुरक्षा, चौथी सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। यह हमारे पास ऑक्यूपेशनल टाइप की सुरक्षा नहीं है। मशीन की सुरक्षा करना, शरीर की सुरक्षा करना, कार्य की सुरक्षा करना हमारे पास ऑक्यूपेशनल सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा। लेकिन सड़क की सुरक्षा डी ऑप्शन है जो व्यावसायिक की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि नहीं है वाला ही उत्तर देना था।
क्लियर है भाई सभी के? बिल्कुल सी डी आ रहा भाई, सी का आप पिछले वाले ऑप्शन में, पिछले वाले में थे क्या भाई? रोड सेफ्टी बिल्कुल सही है। एक रवि टाक क्या कह रहा है इसका भाई, कमेंट पढ़ो। रोको रवि टाक का कमेंट रोकिए आप। हाँ, मैं कौटिल्य कोर्स खरीदकर काफ़ी परेशान हूँ, यहाँ न तो डाउट सेशन। एक मिनट, पूछे गए सवाल का कोई उत्तर देता है? मैंने 8-10 सवाल पूछे थे, मेरे 3-4 सवालों का जवाब मिला। इससे अच्छा डाउट सेशन ना लगाओ। ओके, तो एक मिनट भाई। रवि, आपने YouTube के ऊपर ये सवाल पूछा तो मैं यहीं आपको जवाब दूंगा। आपने सवाल पूछे हैं 8-10 और आपको सवाल के जवाब दिए हैं लाइव डाउट सेशन में 3-4 के, जैसा आपने कमेंट्स में लिखा है। तो आपको कितने सवालों के जवाब देने चाहिए थे? सभी सवालों के, बिल्कुल सभी सवालों के देते। लेकिन सभी सवाल जो तुमने बाकी के सवाल दे, मैंने तो सारे देख भी रखे हैं, जो तुमने बाकी के सवाल लिखे तुमने डिस्कशन में जाके लिखे हैं। वहां से हमारी टीम ढूंढ के कहां से लाएगी? डाउट के सेशन के सवाल के जब मैं 11 बजे स्टार्ट करता हूं, मैं कहता हूं 11 बजे डाउट डालने शुरू करो, 11:10 तक डालो। आप 10 मिनट में सारे डाउट डाल दो। तो आप तो बाद में डालते रहते हैं डाउट्स, और पहले भी डालते रहते हैं। उसके बाद में आप चाहते हैं कि इसके हिसाब से कार्य हो, तो कैसे होगा संभव? यह संभव कैसे होगा? आप यदि उस दरमियान जो डाउट्स पूछते हैं उनके सबके जवाब दे दिए जाते हैं, और उसके अलावा हम कोई डाउट सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा तो कर नहीं सकते ना। अच्छे से कम में मामला को समेटना होता है। और आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो चलो, सेटिस्फाई नहीं है, हम हमारे को सेटिस्फाई कर नहीं सकते हैं, नहीं हो तो मत रहो आप सेटिस्फाई। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात, क्यों नहीं है सेटिस्फाई। क्या वीडियो लेक्चर में कम पढ़ाया हुआ है? तो नहीं है। क्या उसमें पीडीएफ्स नहीं दी हुई है? दी हुई है। क्या क्विज नहीं दी हुई है? दी हुई है। क्या लाइव सेशन नहीं है? है। उससे ज़्यादा तुम्हारा होता क्या है जो हमने नहीं किया है? उसके अलावा जो बुक है उसको मैं यूट्यूब के ऊपर सॉल्व करा रहा हूं, वीकली में टेस्ट करवा रहा हूं, डेली में क्विज करवा रहा हूं। उसके अलावा मैं क्या करूं? उसके लिए एक रवि के लिए मैं सब कुछ करके बैठ जाऊं? मैं क्या नहीं करता जो मैं इसकी जो रवि है मैं इसकी बात सुनूं? क्यों? वैसे भी मैं क्यों सुनूं? मेरा दिमाग चलता ही उल्टा ही है, ये मान लेना आप। जब आपको पता है कि मैं पूर्णतः करता हूं काम, इलेक्ट्रिशियन का सबसे परफेक्ट काम करता हूं, उसके बाद मुझे रवि टाक से बात करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? जब मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं किसी में, जैसे मैं आपको बता दूं कितना कराता हूं मैं आपको, अभी इन्होंने पूछ लिया है, तो YouTube के ऊपर मैं आपके क्लास लगाता हूं, लगातार चलाता हूं, पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं। 1.5 साल से इलेक्शन का हर कदम, चाहे DMRC एग्जाम हो, चाहे DRDO एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, परीक्षा से पहले भी देख लेना, भरपूर पढ़ाता हूं। लोको पायलट से पहले देख लेना, परीक्षा टाइम बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। अभी आपके मैंने यूपी वाला है तो मैंने डेली क्विज भी चला दी है, फिर मैं लाइव टेस्ट भी करा देता हूं वीकली। ये तो पूर्णतः फ्री कराता हूं। ऐप के अंदर एक चैप्टर आप खरीदते हैं तो पहले चैप्टर में आपको क्या मिलता है? पहले मिलते हैं वीडियो लेक्चर, फिर मिलते हैं उसके पीडीएफ्स, फिर मिलते हैं उसके टेस्ट देने के क्विज, और फिर मिलते हैं लाइव डाउट सेशन। इसके बाद में आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो मत होना। हम सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करें? हम प्राण दे थोड़ी देंगे आपके। उसके बाद में आप ये इस प्रकार की मैं बातें सुनने बैठा हूं क्या? हम ये नहीं है, आपने मेरे 8-10 सवाल थे, आपने मेरे 4 सवाल लिए, तो सवाल तो टोटल कितने आते हैं? 200-300 सवाल आते हैं। मैं पहले दिन से कहता हूं सवाल छंटनी करेंगे, जो सवाल रिपीटेड सवाल है वो सवाल नहीं लिए जाएंगे, जो चैप्टर से बाहर के सवाल वो नहीं लिए जाएंगे। हर चैप्टर का डाउट सेशन होता है। तुम्हें बेसिक रूल पता नहीं चलता है, तुम बेसिक बात नहीं देख पाते हो, तुम बेसिक बात समझ नहीं पाते हो, उसके बाद बात करने लग जाते हो। हाँ भाई, अपना ये स्टार्ट करो अगला। दसवां सवाल, निम्न में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? दुर्घटना के होने का कारण कौन सा है यह बताइए ध्यान से। खतरे के प्रति सजग नहीं होना, औजारों का जानकार होना, सुरक्षा मान का ज्ञान होना, और सभी विकल्प। बताइए क्या है? जल्दी से बताइए भाई कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? कि भाई दुर्घटना होने का कारण क्या है? रोकने का कारण नहीं है, होने का कारण क्या है ये बताइए आप। खतरे के प्रति सजग नहीं होना,
तो खतरे के प्रति यदि मान लो सजग नहीं हो गए तो क्या दुर्घटना होने की संभावना होगी? बिल्कुल होगी। जैसे कि यहां से बाढ़ आ रही है और आप वहीं मकान बना रहे हो तो दुर्घटना होने का चांसेस है कि नहीं है? है, क्योंकि खतरे के प्रति सजग नहीं होना। जब आपको कहा जाता है कि जंगल में मत जाओ, भेड़िया रहता, फिर भी आप गए तो खतरे के प्रति सजग नहीं हो तो दुर्घटना का कारण है। यही मशीनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है भाई? तो खतरों के प्रति सजग नहीं होना, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गए। औजारों का जानकार होना अच्छी बात है, सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना यह भी अच्छी बात है। तो सभी विकल्प तो कर नहीं सकते हैं और यही हमारे पास दुर्घटना होने का कारण है, ए ऑप्शन। अगला है 11वां सवाल। 11वां सवाल देखिए, 11वां सवाल, उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए? जैसे कई व्यक्ति होते हैं जब तापमान ज्यादा के पास जाते हैं तो उनके शरीर में एलर्जी होने लग जाती है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम न आए तो इसके लिए आपको क्या किया जाए ये आप बता दीजिए भाई। उष्मा संबंधी कोई बीमारी है, ठंडे गीले कपड़े पहन के काम करें, क्या पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करें, पानी पीता जा, काम करता जा। तीसरा, पीड़ित को गर्म पानी में रखना। चौथा, पीड़ित को गर्म रखना। गर्म पानी में रखोगे तो जलाओगे थोड़ी ना, तो ये भी कोई उचित तरीका कोई सही नहीं है। ठंडे गीले कपड़े पहनोगे तो उष्मा क्या होगी, ठंडा जो है वो उष्मा को अब्जॉर्ब कर लेगा, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव इसका कम आने देगा। ये ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला, विद्युत संबंधी कार्य करते समय किससे बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है? तो विद्युत संबंधी यदि आप कार्य करते हो तो किससे बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है? धातु की छड़, गीली रस्सी, गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी? विद्युत, वो अमेजन ने कैसे कैंसिल कर दी वो देखो, अमेजन जाने भाई, उसमें तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जो बुक आपके अमेजन वालों ने कैंसिल कर दी, एक कमेंट आ रहा बार बार, इसमें हमारे पास कोई राइट्स नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एक सिंपल काम करते हैं, जैसे आप ग्राहक हो वैसे हम सेलर होते हैं। जितने भी ऑर्डर होते हैं वो सारी किताबें हमारे यहाँ से ले जाते हैं, उसके बाद सारे प्रोसीजर उनके पास होते हैं, जो ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ उन्हीं का होता है, अमेजन का। आप जानते हो चाहिए ये बुक क्यों, आप कोई सामान खरीदोगे सेम प्रोसीजर है ना, तो सब कुछ अमेजन का होता है। तो वो अमेजन के ऊपर निर्भर करता है कि उनके वेयर हाउस किस प्रकार है किस प्रकार नहीं, उसमें हमारे पास कुछ रोल नहीं रहता ज़्यादा। विद्युत संबंधी कार्य करते समय किससे बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है? धातु की छड़ से तो झटका लगेगा, गीली रस्सी से, गीला है तो झटका लगेगा, गीली लकड़ी से झटका लगेगा, सूखी लकड़ी से झटका नहीं लगेगा। डी ऑप्शन सही है और आप सब जानते हो अच्छे से। फ्री वाले टेस्ट ऐप के ऊपर होते हैं भाई, क्वार्टरली क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन दिया, वहां होते हैं फ्री वाले टेस्ट। अगला सवाल, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति, एक अच्छी मतलब जैसे 30-35 साल का युवा है तो उस शरीर का प्रतिरोध का मान क्या होगा? सामान्य आयु है, स्वास्थ्य है, तो मान क्या होगा? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम लिखो, यहाँ कई बार आता है 1000 ओम, तो 1 किलो ओम या 1000 ओम इसका आंसर देना चाहिए। बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त रहेगा। गीला शरीर होगा तो प्रतिरोध कम होगा, सूखा शरीर होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। 13वें सवाल का आंसर। अगला है भाई 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर क्या होता है? शुष्क होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो 1000 ओम से ज्यादा होना चाहिए। ये ऑप्शन 1000 ओम से ज्यादा है क्या? नहीं। ये ज्यादा है क्या? नहीं। अब ये कह रहा है 7000 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यह भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि 1000 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन उपयुक्त हुआ, 70,000 से 1 लाख। इसकी जगह से 50,000 से 70,000 देता, ये नहीं देखे तो मैं उसको भी सोल्व कर देता। एक ऑप्शन देता केवल 70,000, एक देता 1 लाख, तो दोनों ही करेक्ट होते हैं। हमें कैसे पता चलता कि शुष्क कितनी है? हमें केवल इतना पता चलता 1000 ओम से ज्यादा होगा, और यदि थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो हम 1 लाख तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा जाते नहीं है। तो 1000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक हम जाते हैं। क्लियर रखना इस बात का ध्यान, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कोई वन लाइनर नहीं हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हुआ है, ये ध्यान रखना। अगले देखो,
दिष्ट विद्युत धारा मिली एम्पियर में किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाते हैं? मानव के श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाएंगे, मनुष्य की मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये जब सवाल आता है तो अधिक वाला आंसर होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा भाई? 300 से ऊपर मिली एम्पियर होगा तो श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाएगा। वैसे क्या होता है, मैं आपको एक लाइन बता दूं, 0 मिली एम्पियर क्यों या 5 मिली एम्पियर तक, यहाँ तक कोई खतरा नहीं है, पूर्णतः सेफ है। 10 मिली एम्पियर पर झटका अनुभव होता है, प्रभाव कुछ नहीं, हल्का सा अनुभव होता है। 20 मिली एम्पियर पर मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। 20 मिली एम्पियर पर मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। 50 मिली एम्पियर के बाद में हृदयघात हो सकता है, होना को जरूरी नहीं होता है, हृदयघात की संभावना रहती है। ये हमारे पास कंडीशन होती है। लेकिन जब सवाल आता है कि किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है, तो अधिक वाला ही आंसर करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी हमारा इसका आंसर डी देने का कोई तरीका नहीं है, कोई कारण नहीं है। कारण तो यही होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि मानव तंत्र अवरुद्ध या हो या न हो, जब ज्यादा धारा का झटका आएगा तो अवरुद्ध होगा ही होगा। इसलिए हमें डी ऑप्शन आंसर देना पड़ रहा है और इसीलिए मैं डी दे रहा हूं। बाकी डी 300 को परफेक्ट नहीं बताया हुआ है। यदि बाकी आपको 20, 30, 40, 100 देता तो आंसर 100 हो जाता। अब यहां पर मैं 100 नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन में ज्यादा वाला है वो आंसर करना होता है इस प्रकार के कंडीशन के अंतर्गत। ठीक है भाई, सवाल ऊर्जा विभाग की भर्ती। देखो हम अभी उठते हैं आपकी क्लास लिए, उसके बाद में आपकी भर्ती के बारे में देखेंगे आज क्या है मामला है, बिल्कुल सब बता देंगे। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी है? इसकी अनुमानित सीमा लगभग मैंने आपको बताई थी 20 मिली एम्पियर। तो ये कौन सा मांसपेशियों वाली कौन सी है? 20 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन करना पड़ेगा डी। मांसपेशियों को रोकने वाली हमारे पास कौन सी होती है भाई? 20 मिली एम्पियर होती है, जो मांसपेशियों को सिकुड़ती है, यानी फ्रीजिंग धारा होती है जो झटका लाती है। ये ध्यान रखना भाई, क्लियर है? तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा 16 में? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला आता हमारे पास 17वां सवाल। एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया, इसे पीने के लिए क्या दान दिया जाना चाहिए? इसे पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखो कि किताब में ये लिखा है पानी दिया जाना चाहिए, पानी। ये विभाग ने दिया था आंसर, विभाग ने इसी को सही माना। ये मेरी तरफ से नहीं, जिस विभाग का सवाल था टेक्निकल हेल्पर का, तो विभाग ने इसको माना है। लेकिन देखो हमने उसमें सॉल्यूशन में स्पष्ट लिखा है कि भाई ये विभाग ने ए माना है, जबकि जो नीमे की पुस्तक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कुछ न दिया जाए। तो होना यही चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए। इसका आंसर मैंने ए लिखने का कारण विभाग का माना गया, और सॉल्यूशन में हमने यही लिखा था कि परीक्षा विभाग द्वारा ए विकल्प है जो माना गया है, अर्थात पीने के लिए पानी देना चाहिए, लेकिन नीमी की पुस्तक अनुसार खाने पीने का कोई भी पदार्थ नहीं दिया जाना चाहिए। हमने सॉल्यूशन के अंदर लिखा, पूरी स्पष्ट चीजें स्पष्ट की। अच्छा, गर्म दूध पिला रहे हो, अब सुबह सुबह आया दूध पिला रहे हो, बाकी न गर्म दूध पिलो, न कॉफी पिलो, न चाय पिलो, कुछ मत पिलो भाई। इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये है इस सवाल का करेक्ट। 18वां सवाल। 18वां सवाल कह रहा है बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? कोई नुकसान नहीं हो तो कितने तक सहन कर सकता है? तो मैंने कहा था 10 एम्पियर तो सहन, एम्पियर वाले तो सब में आदमी मरेगा। 1 मिली एम्पियर तो पूर्णतः सेफ है। 20 मिली एम्पियर पर मैंने पहली बार मांसपेशियों को सिकुड़ना बताया है, मानव क्षति होनी स्टार्ट होती है। तो 20 मिली एम्पियर से पहले वाला आंसर कौन सा? 15 मिली एम्पियर। ये करेक्ट आंसर हो गया। तो 15 मिली एम्पियर पर है ना, क्या होगा कि आदमी सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 5 मिली एम्पियर तक तो पूरा सेफ है। 5 मिली एम्पियर, अरे डी कहाँ कर रहे हो? डी देख नहीं रहे हो, डी कर रहे हो। 10 एम्पियर है, आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा। अब देखो कि 15 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर पर मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है।
10 मिली एम्पियर पर झटका आता है, लेकिन वहाँ मानव सती नहीं होती है, तो 20 मिली एम्पियर पर मानव सती स्टार्ट होती है। तो मानव सती से 15 मिली एम्पियर इसका आंसर होगा। अगला सवाल, किससे अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी? बताइए सवाल। अब आपको ऐसा लगता होगा कि आपको ऐसे एक एक चीज रटनी पड़ती है, रटनी नहीं पड़ती, ऑप्शन के अनुसार आंसर आया। ये सवाल का जो आंसर देते हैं ऑप्शन अनुसार देना पड़ता है। किससे अधिक की विद्युत धारा वाले में बिजली के झटके से त्वचा जल जाती है? आप मुझे बताओ कि एक आप कम विद्युत का झटका लगता है तो त्वचा जलती है, कि ज्यादा वाला लगता है तो त्वचा जलती है? तो आप कहोगे सर त्वचा तो ज्यादा वाले में जलेगी। तो ज्यादा वाले में त्वचा कैसे जलेगी? क्योंकि वहां पर आवेश ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा धारा ज्यादा वोल्टेज होगा तो त्वचा जलेगी। तो उसके अनुसार हमारे पास ज्यादा वाला आंसर होगा। ये रटने वाला सवाल नहीं है, ये क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट, वो इस लाइन के कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। 19 में ए होगा। यदि सवाल क्या, यदि क्या धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो अब बताइए, ये इन्होंने श्वसन तंत्र के रूप में पूछा है कि कौन सा परिलक्षित होता है। यदि कौन सी धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता है। दो ज्यादा, इसमें भी 20 से 30 है, देख लो ज्यादा वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सवाल का चीज पढ़िए, आराम से आपको उत्तर पता चल जाएगा। पानी लाना भाई। तो ये आपको पता चलने का कारण यही होता है। अगला देखो, 21 नंबर सवाल का आंसर बताइए। IE 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम क्या होगा? सवाल इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है कि जो विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच जो लगाया गया है, तो जैसे मान लो मेगाहर्ट्ज से ज्ञात करते हैं तो 500 वोल्टेज तक आप ज्ञात करते हो, तो इंस्टॉलेशन करते हो तो वहां विद्युत रोधन का प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए मेगा ओम में, और उसका आंसर होना चाहिए हमारे पास 1 मेगा ओम। कम से कम होना चाहिए मेगा ओम में, और आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 मेगा ओम होना चाहिए भाई। तो ये हमारे पास इसका 1 मेगा ओम करेक्ट आंसर है। बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो जाए, ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों ने कर दिया तो राजस्थान को भी करना चाहिए। सब राज्य कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश ने किया अभी अभी, तो गलत नहीं। यदि वो अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं तो दीजिए, वहाँ पर मध्य प्रदेश अपनी जगह सही है, तो राजस्थान को भी यही करना चाहिए। हर सरकार को फिर यही करना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र में रोजगार दें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चंद्रेश का सवाल है तो देखो कि सभी कर रहे हैं तो राजस्थान को भी करना चाहिए। दूसरा है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? जब आप विद्युत कार्य करते हो तो किस प्रकार के जूते प्रयोग में लेना चाहिए? चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, रबर सोल वाले कपड़े के जूते, मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते काम ले लो, सी ऑप्शन। चमड़े के सोल वाले चमड़े के जूते, तो मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते ले लो, मोटे रबर सोल वाले। देख लो ध्यान से भाई। इलेक्ट्रॉनिक की चलाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से कोई अच्छी वैकेंसी आने दो, उसकी भी चला देंगे। अभी इलेक्ट्रीशियन की आई हुई है। अगला है 23 नंबर सवाल, ध्यान से देखते चलिएगा। 23 नंबर सवाल क्या करे? कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ये आग रोकते, इस आग को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्मूथरिंग इसका नाम होता है। जैसे किसी बंदे को आग लगी होती है, हम कंबल से ढक देते हैं, तो ये जो आग रोकने की प्रक्रिया इसे क्या कहते हैं? स्मूथरिंग। शीतलन नहीं कहते हैं, शीतलन कहते हैं पानी से,
उसे कहते हैं शीतलन। हमारे पास जो आंसर आएगा स्मूथनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? स्मूथनिंग नाम दिया गया। कंबल देना, सम्मन, आर्किंग, ये सब ये तो दोनों आग लगाने वाले हैं। कंबल देना नहीं होता, उसको कंबल और बालू से जो आग बुझी थी उसे स्मूथनिंग कहते हैं। क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है? गलत फ्यूज रेटिंग आग का कारण है कि नहीं है? तो बिल्कुल लग सकती है गलत फ्यूज रेटिंग कारण। शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्यूज उड़ा ही नहीं, तो ये आग का कारण हो सकता है। डिले कनेक्शन भी इस स्पार्किंग का कारण होता है। लाइन और न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन होगा तो ये भी होगा। तो ये सब हमारे पास होने वाले कारण हुए। इन्होंने पूछे नहीं वाला कौन सा है? 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन करोगे तो आग थोड़ी लग जाएगी। 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन करोगे तो भी उसी दिशा में घूमने लग जाएगी, या फिर कनेक्शन आर्मेचर या फील्ड में चेंज करोगे तो विपरीत दिशा में घूमने लग जाएगी। लेकिन आग लगने का कोई कारण नहीं है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास 25वां सवाल, ध्यान से देखिए। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? कपड़े या कपास में जो आग लगती है इसके लिए जो उपयुक्त है वो है हमारे पास जल। तो इनमें जो लगती है तो हमारे पास सबसे उपयुक्त जो रहता है वो जल रहता है। जल से इसको बुझाया जाना चाहिए, तो सबसे उपयुक्त जल रहता है। और इनके लिए जो दूसरा उपयुक्त रहता है वो शुष्क रसायन रहता है। तो ये जो क्लास ए प्रकार की आग है। अब आता है सवाल कि सर हम कौन सा आंसर करें परीक्षा में? जब सवाल आता है तो हमें कौन सा आंसर करना चाहिए? तो देखो कि कपास और अन्य कपड़ों में लगने आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? जल भी हमारे पास उपयुक्त होता है, शुष्क रसायन भी उपयुक्त होता है, लेकिन जो सबसे परफेक्ट उपयुक्त रहता है एट ए टाइम का वो शुष्क रसायन रहता है। जल और शुष्क रसायन है तो शुष्क रसायन आंसर करना होता है। शुष्क रसायन नहीं होता है तो इसी प्रश्न का आंसर जल होगा, ये ध्यान रखना। और शुष्क रसायन है तो शुष्क रसायन आंसर होगा। ये दोनों ही उपयुक्त है। बुक में डी दे रखा है, नहीं है। डीएमआर से इलेक्शन 20 फरवरी 2020 का है, बुक में इसका आंसर ए दे रखा है। पुराने वाले में हो सकता है डी दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर नई वाली बुक के अंतर्गत जो आपके रामबाण है, रामबाण में ए दिया हुआ है। चेक कर लेना आप, आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको पूर्णतः व्याख्या के साथ बताता हूँ भाई क्या होता है आंसर, कैसे दिए जाते हैं। दोनों ही तो करेक्ट होते हैं, कैसे दिए जाते हैं। आग लगने एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको, कोई चिंता करने की बात हुई है। किस प्रकार के आग में जाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं? जाग और ये जो प्रयुक्त होते हैं ये क्लास बी में होते हैं। और क्लास बी जो होती है हमारे पास लिक्विड में लगने वाली आग है। क्लास ए होती है ठोस ज्वलनशील में लगने वाली आग, ठोस ज्वलनशील में। क्लास सी गैसीय ज्वलनशील में लगने वाली आग है। डी होती है धात्विक में। यहां तक तो मैं जो लिख रहा हूं वो एकदम 100% है। मैं कंफ्यूजन वाला तुम्हारा सवाल ये रहा, लाइव तार में लगने वाली आग कौन सी है? तो ये देखो कि नीमी जो है, मैं पूरा बात बताऊं, नीमी इसका आंसर सी मान रही है, मतलब एक क्लास सी है नीमी के हिसाब से। लेकिन टेक्निकल हेल्पर में ये सवाल आया था तो उन्होंने इसका आंसर नीमी ने डी माना था, टेक्निकल हेल्पर वालों ने सी माना था। और ये जो टेक्निकल हेल्पर वालों ने माना था ये BIS के आधार पर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2012 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये लिखा था कि नॉन कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिकल है। जो नॉन कंडक्टिंग टू इलेक्ट्रिकल है वो क्लास सी के अंतर्गत आएंगे BIS के अनुसार। लेकिन निमी कहता है कि लाइव तार वाला जो है डी में आएगा। केवल धात्विक है तो डी में है, लिक्विड है तो बी में है, ठोस है तो ए में है, गैस है तो सी में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव तार के ऊपर ही कंफ्यूजन है। तो टेक्निकल हेल्पर ने क्लास सी आंसर माना था, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए हमने वो आंसर इस प्रकार का दिया है। अगला सवाल देखो, चंद्रेश 1540 कौन से पद हैं? मैं एक बार चेक करके पूर्ण थे उसके बाद आपको बताऊंगा सारी चीजें डिटेल में। जो 1540 पद हैं, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती आई थी सारे भर्ती अलग अलग इस चरण में चली थी कि भाई JN की भर्ती अलग आई थी, टेक्निकल हेल्पर वालों की भर्ती अलग आई थी, फिर टेक्निकल हेल्पर सेकंड की भर्ती अलग आई थी।
तो ये जो भर्तियां के पद है ना अलग अलग आए थे, तो ये उसके आधार पर डिपेंड करता है। हेल्पर सेकंड बाद में अलग आए थे, तो ये अलग अलग वन है, उस पर डिपेंड करता है भाई ये किस प्रकार की वैकेंसी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं देखूंगा भाई किसकी वैकेंसी अभी तक आई है। एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? एक सजीव है जो लाइव तार है, लाइव तार में जब आग लगती है तो बताओ कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। जल फोम काम में नहीं लेना, शुष्क रसायन भी काम में नहीं लिया जाता है। इसके तो ये होता है कि भाई आपको 1000 वोल्टेज तक काम लेते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते, इसलिए इसको काम में नहीं लिया जाता है। CO2 अग्निशामक सबसे उपयुक्त होगा, ए ऑप्शन, जो कि आप जानते हो सबका। 2700 का ए आ गया। 67 सवाल सोल्व करने हैं विद्यार्थियों। देखो आप ध्यान से रखना भाई, सारे सवाल सोल्व करने हैं आज। अगला सवाल है कि आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है? आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग जो शामिल है वो बताइए कौन सा है? तो ये टेक्निकल हेल्पर में सवाल है। टेक्निकल हेल्पर में इसका सी आंसर माना गया है। तो ये टेक्निकल हेल्पर ने सी माना है और डी माना जाता है निमी के आंसर के अनुसार। लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी टेक्निकल हेल्पर वालों ने इसका आंसर चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था ये BIS मानक के आधार पर है, इस कारण। तो ये उन्होंने कहा था विद्युत उपकरण के कारण होने वाली आग। तो विद्युत उपकरण के कारण होने वाली आग क्लास C के अंतर्गत माना था टेक्निकल हेल्पर वालों ने, बोर्ड की तरफ से। ये हमारा माना हुआ नहीं है। और BIS में भी यही माना गया है। 2012 के अमेंडमेंट निकालोगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की साइड से, तो उसमें स्पष्ट लिखा है नॉन कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल होते हैं वो क्लास C में काउंट होंगे, और जो धात्विक मटेरियल होंगे वो हमारे पास से क्लास D में काउंट होंगे। तो वो इसमें स्पष्ट लाइन थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा C। क्लियर है? कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। अभी तक देखो किताब में कोई गलती छपी आई नहीं है अभी तक। तो मैं जहां पर भी आएगी मैं बता दूंगा, या उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आंसर किस प्रकार होगा। क्लियर है? लकड़ी या कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा जाता है? लकड़ी या कागज में लगने वाली आग होती है क्लास A के अंतर्गत होती है। वो आप जानते हो, लकड़ी और जूट में जो आग लगी वो कौन सी होगी? क्लास A में। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में लगने वाली कौन सी होगी? क्लास B में। विद्युत में लगने वाली, गैसों में लगने वाली आग कौन सी होगी? क्लास C में। धात्विक पदार्थ में जो आग लगी वो कौन सी होगी? हमारे पास क्लास D में। किचन तेल या रसोई घर वाली आग जो हमारे पास हो जाती है वो F उसके अंतर्गत चली जाती है भाई। क्लियर है? तो ये मामला है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। श्रेणी A को आग को कैसे बुझाया जाता है? पानी फेंककर, क्योंकि शुष्क रसायन तो यहां दिया हुआ है नहीं ऑप्शन में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि आप करते हो तो आप क्या करोगे? पानी फेंककर करेंगे। स्विच बंद करने से, आग पर तेल डालकर, पूरे फ्यूज को बदलकर। ये इलेक्ट्रिकल वाली आग थोड़ी है, ये तो कोई भी लकड़ी, कागज, कपड़ा कहीं पर भी आग लग सकती है। तो उसको किसके द्वारा बुझाया जाता है? पानी फेंककर बुझाया जाता है, पानी की बौछारों के द्वारा। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है? तो ए ऑप्शन उपयुक्त होगा। अब 31 नंबर सवाल, वर्ग A की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है? वर्ग A की आग लकड़ी से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हो सवाल को अलग अलग परीक्षा में आने से क्या होता है, सवाल तो बड़ा आसान सही है कि लकड़ी में जो लगती है वो क्लास A के अंतर्गत काउंट होगी। ये तेल वाली कौन सी होगी भाई? क्लास B में होगी। ट्रांसफॉर्मर है, यदि लाइव वाला है तो ये क्लास C के अंदर काउंट हो जाएगा। ज्वलनशील द्रव्य भी क्लास B में काउंट होगा। दहनशील धातुएं क्लास D में होती हैं। दहनशील धातुएं क्लास D में होती है, और लकड़ी हमारे पास क्लास A में। ये वर्गीकृत है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वर्गीकृत का ध्यान रख सकते हो। क्लियर है साथियों? तो चलो अगला सवाल करते हैं। कौन सी आग कौन सी श्रेणी में आएगी? लाइव इलेक्ट्रिक उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर किस प्रकार अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो यही आंसर है। टेक्निकल हेल्पर का सवाल है, तो इसका आंसर होगा C, क्योंकि लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में लगने वाला क्या होगा? क्लास C के अंतर्गत काउंट होगा। ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल जो है, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा CD सबसे सुरक्षित है?
जब आप काम करते हो तो इसमें कौन सी सीढ़ी सबसे ज्यादा सुरक्षित है? जो विद्युत उपकरणों के साथ काम करोगे सीढ़ी लगाओगे, लकड़ी की लगानी चाहिए, एल्यूमिनियम की लगानी चाहिए, फाइबर ग्लास की लगानी चाहिए, स्टेप टूल के लगोगे, लोहा के लगोगे, कौन सी सीढ़ी लगोगे जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो विद्युत उपकरण में काम करते समय सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो फाइबर ग्लास की होती है। ये तो हमारे पास कंडक्टिंग होता है, सूखी लकड़ी होती है तो नॉन कंडक्टिंग होता है, यदि लकड़ी में नमी आ जाती है तो कंडक्टिंग हो जाती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए फाइबर ग्लास आपके पास उपयुक्त होगा, क्योंकि वो पूर्णतः कुचालक है। तो और कुचालक होने के कारण पूर्णतः, और इसकी कुचालकता लकड़ी से ज्यादा है। फाइबर ग्लास की जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है वो लकड़ी से ज्यादा होता है, इसलिए फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये ध्यान रखें। अगला सवाल देखो, सारे सवाल आज ही करने हैं, सारे सवाल मैं जल्दी जल्दी से करवा देता हूं, ध्यान से देखना कि किस में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। पानी की बौछार प्रभावी होती है क्लास ए में लगने वाली आग। क्लास ए में जो आग लगती है ठोस से पदार्थों में, लकड़ी में, कागज में, कपास में, जूट में, वो होती है। तो ये हमारे पास है ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन में लगती है तो आप पानी डाल सकते हो, और किसी में पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये हमारे पास ई ऑप्शन इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। अगला जो हमारे पास सवाल रहता है 35 नंबर, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा होगा? देखो, तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष भी शामिल हो गया, ध्यान से रखना भाई। तेल, पेट्रोल क्लास बी में आ गए, विद्युत दोष के कारण क्या हो गया? क्लास सी आ गया। तो यहां पर क्या काम लोगे? तो यहां आप हेलोन ऑप्शन है तो हेलोन ले लो। काम है क्या ऑप्शन हेलोन? तो नहीं है। तो आप कहोगे सर हेलोन में था क्या? तो मैं कहूंगा हेलोन में CTC प्लस BFC था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन होता है। तो इसलिए यहां पर CTC ले लेते हैं, CCl4 नाम से होता है। तो ये हमारे पास सबसे उपयुक्त होता है। जो विद्युत में दोष होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा भाई? CTC रहेगा। फॉर्म टाइप कभी भी यूज करते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम पड़ जाती है, ये नहीं उपयुक्त नहीं होती है। CTC यहाँ पर उपयुक्त काम में लिया जाता है, तो CTC को उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है वो बहुत ही बड़ा सवाल है, उसके बारे में देखना है ध्यान से सवाल, जो अब हमारे पास है 36 नंबर सवाल कि इनमें से कौन सा अग्निशामक चालक बिजली के लिए अनुकूल है? 2014 में सवाल आया था। आग लगे विद्युत उपकरण को प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाना चाहिए? विद्युत उपकरण के आग के बारे में पूछ रहा सारा। ये आया था DMRC में 2017 में। विद्युत में आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें? ये UPPCL में 2015 में। विद्युत उपकरण अथवा स्थापनाओं पर आग लगने पर किस तरह के अग्निशामक उपयोग करना चाहिए? ये हरियाणा के शिफ्टिंग अटेंडेंट में आया था। विद्युत आग में किस प्रकार अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया था? UPPCL में 2019 में भी सवाल आ गया था। विद्युत में लगी आग का शमन केवल किसके द्वारा ही करना चाहिए? PGCL में आ गया था सवाल। निम्नलिखित प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है, 2014 में UPPCL में सवाल आ गया था। विद्युत अग्नि के शमन है तो किसका प्रयोग सबसे सटीक विधि है? 2018 में सवाल आया था हरिकोटा में, इसरो में। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि की शमन करने योग्य है? ये 2016 में बेंगलोर इसरो में सवाल आया था। बिजली में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ये आप UPRUNL में सवाल आया था। तो ये सवाल सभी भर्तियों में आता है, ऐसा कोई भी नहीं है, और सबसे उपयुक्त आंसर हो गया हेलोन। जो विद्युत की आग के लिए सबसे उपयुक्त हमेशा क्या रहता है? हेलोन। हेलोन में हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये सभी हमारे पास करेक्ट होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा हेलोन। क्लियर है भाई? सभी साथी ध्यान से देख रहे हैं कि इसका आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? हेलोन हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर आएगा। तो हेलोन राइट आंसर। अगला सवाल है देखो, विद्युत केबलों या उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? विद्युत केबल या उपकरणों में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हेलोन का प्रयोग करते हो, लेकिन यदि आपके पास हेलोन नहीं है तो किसका प्रयोग करोगे? तो आप किसका प्रयोग करोगे भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये 35 नंबर सवाल था, उसका भी आंसर यही था। तो उसके अनुसार आपके पास कौन सा हो गया भाई? ये आंसर करेक्ट हो गया 35 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 37 होगा। अगला आ गया हमारे पास 38 नंबर सवाल, विद्युत उपकरण पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? विद्युत उपकरण होते हैं
उसमें किस प्रकार के जो अग्निशामक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। तो देखो कि एक हमारे पास है, पानी का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। पानी के अलावा यदि आप दूसरी चीज में देखते हो तो झाग वाले का भी उपयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। तो फोम का या झाग का, फैन नहीं है, ये फोम है भाई। फोम का उपयोग, झाग का उपयोग कभी नहीं करते, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास ये सवाल है, हेलोन यानी कि सीटीसी प्रकार के अग्निशामक को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलोन यानी कि सीटीसी किस प्रकार, मतलब हेलोन कौन सी अग्निशामक को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए। तो विद्युत में लगने वाली आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या? ठोस सामग्री में लगने वाली आग क्लास ए में आती है। बिजली से लगने वाली तरल, तो बिजली वाले। तो बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हेलोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग साथियों किया जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, एक तरह के सवाल आ गए, हेलोन अग्निशामक कौन सी सामग्री भरी जाती है? हेलोन में हमारे पास क्या भरा जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा जाता है हेलोन में, और BCF यानी कि ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भी भरा जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, CCl4 भी होता है और BCF भी होता है। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, तो ये दोनों भरा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 40वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन आ जाएगा। तो 40वें में हमारे पास डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट्स में आंसर देते जाइए भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगला लो, 41वां सवाल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक मामले में यदि दिए गए ऑप्शन में किसी को काम में लेना है तो सूखा बालू काम में ले लो, क्योंकि पानी तो आप काम में ले नहीं सकते और कार्बन पाउडर भी काम नहीं ले सकते। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सूखा बालू इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर ये रहेगी। क्लियर है भाई? इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाता? सेम आ गया। पानी का उपयोग क्लास जो सी होती है उसको बुझाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश वालों में सी ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या इसका आंसर माना है कि भाई डी होता है, उसमें नहीं किया जाता है। क्लास डी में, क्लास बी में, ए में तो करते हैं। तो जहां जहां ए आया वो तो सारे गलत हो जाएंगे। ए में तो पानी का उपयोग किया जाता है, तो बी और डी में नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा, जो आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। बी और डी में नहीं करना है भाई। ए में तो करते ही हैं, तो ए, इसके अलावा ऑप्शन बचा ही गया। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बच्चा भी यही है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? झाग प्रकार, रेत वर्ण, कार्बन डाइऑक्साइड। झाग प्रकार का जो प्रयोग है उसका नहीं किया जाता भाई। बी। कार्बन टेट्राक्लोराइड का करते हैं, झाग का नहीं करते हैं। रेत वर्ण का करते हैं, यानी कि बालू रेत का करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर सकते हैं, लेकिन झाग प्रकार का उपयोग तो कभी भी नहीं किया जाता। ये बात आप ध्यान रखना भाई, ठीक है नहीं? अगला, अब देखो कि आपके पास है, विद्युत यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में न आए। यह दूसरा सवाल है कि कौन सी प्रक्रिया में विद्युत उपकरणों के विद्युतमय भागों के साथ आकस्मिक संपर्क में आने से बचने के लिए उन्हें एक आवरण प्रदान करना होता है? उस आवरण को क्या कहते हैं? लोगों को झटका नहीं आए इसके लिए एक आवरण प्रदान करना होता है। तो जो आवरण हम प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास ये रहे भाई। कवरिंग कहते हैं, गार्डिंग कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए भाई। क्या है कि भाई किसकी प्रक्रिया से विद्युत उपकरणों में विद्युतमय भागों के साथ आकस्मिक तुरंत संपर्क में आने से बचने के लिए आवरण प्रदान करते हैं, एनक्लोजिंग करते हैं, क्या कहते हैं? इसका सवाल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कवरिंग कह रहे हो आप 44 में,
बताइए भाई क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन गार्डिंग। कई कवरिंग पट गए हैं, कई कौन सी प्रक्रिया है? आकस्मिक संपर्क में आने से बचना है। संपर्क में आने के बाद में तो ग्राउंडिंग रोक देगी, संपर्क में आने से बचना है, उसे कहते हैं गार्डिंग। उसे हम क्या कहते हैं? गार्ड कहते हैं। विद्युत उपकरणों के गार्डिंग होती जाती है। जैसे कैसे होता है कि जैसे आपके पास होता है विद्युत हीटर, मान लो विद्युत उपकरण थे, विद्युत हीटर है। अब आपके पास ये हीटर होता है, यहां पर आप क्या करते हो कि इसकी गार्डिंग करते हैं ताकि आप उसके सीधे संपर्क में नहीं आए। तो इसके ऊपर गार्डिंग लगा दी जाती है। रूम हीटर होता है उसमें भी गार्डिंग लगा दी जाती है। तो ये आपके टोस्टर होता है, टोस्टर में भी क्या आता है? गार्डिंग लगी है। तो टोस्टर होता है ना, उसमें आप ब्रेड सेकते हो तो वहां पर आपका झटका नहीं, तो वहां पर भी क्या आती है? गार्डिंग आती है। तो उससे हम क्या कहते हैं? विद्युत उपकरण में जो बचाते हैं उसे कहते हैं सी ऑप्शन गार्डिंग करेक्ट आंसर होगा। लेबलिंग नहीं होगा भाई, गार्डिंग। रेत से भरी बाल्टियां आम तौर पर से लगी आग के लिए अग्निशामक के रूप में उपयुक्त होती है। आप भी बहुत बार कभी गए होंगे तो रेत से भरी बाल्टियां देखी तो कंफ्यूज हुए होंगे कि ये रेत, बाल्टियों में रेत क्यों भरते हैं? क्या बाल्टियां खो जाती है, बाल्टियां उड़ जाएगी, क्या हुआ? बाल्टियों में रेत क्यों भरते हैं? ये आपके बचपन में आपके भी डाउट्स आया होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि बाल्टियों में रेत क्यों भरते हैं, या उसे कौन सी आग के लिए अग्निशामक माध्यम का उपयोग किया जाएगा? तो सबसे अच्छा इसका रहेगा बिजली आंसर, क्योंकि बिजली के अंदर या तो हम हेलोन काम लेंगे, हेलोन नहीं होगा तो हम क्या लेंगे भाई? इसी को ही प्रयोग में लेंगे। क्लियर है भाई? रेत से भरी बाल्टियां ही प्रयोग में ली जाएगी। अगला है 47 नंबर सवाल। सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है? वेल्डिंग गॉगल सेफ्टी गैजेट है ना भाई, ताकि वो वेल्डिंग करते समय हमारे आंखों पर कोई प्रभाव नहीं है, वेल्डिंग गॉगल्स है। स्क्रू ड्राइवर ये अभी नहीं है। सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी शूज है, इंसुलेटेड हैंड ग्लोव्स है, स्क्रू ड्राइवर है जो हमारे पास सेफ्टी गैजेट के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। स्क्रू ड्राइवर है जो हमारे पास इस प्रकार का उपकरण होता है जिससे हम प्रयोग लेते हैं किसी को मशीन को खोलने या कसने के लिए, स्क्रू को खोलने या कसने के लिए काम लेते हैं। ये सेफ्टी गैजेट्स नहीं होता है। तो 46 में आंसर आएगा बी, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? देखो आज जितने भी सवाल हम सारे करेंगे, न्यूमेरिकल तो आज है नहीं। पीपी का पूर्ण रूप क्या है? आपने ना अभी देखा था कोरोना के काल में बहुत सारे लोग हैं जो दानवीर थे, उन्होंने पीपी किट दान किए थे। कई मास्क दान करते थे, कई खाना खिलाते थे, कई पीपी किट दान करते थे। हमने पीपी किट दान किया, या 50 किया, 100 किया, भामाशाह ने किया। तो पीपी किट की फुल फॉर्म क्या थी? पीपी किट कौन पहनता है? डॉक्टर पहनता है। आपने देखा ना, सफेद सा पेन रखते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कण नहीं जाता। फिर आपने ये भी सुना होगा 8 घंटे तक ड्यूटी में पहन होता है, उसके बाद वो पसीने से लथपथ निकलते हैं, बीच में खोल नहीं सकते, एक बार खोलने के बाद वो खराब हो जाता है। इस प्रकार का मामला आपने देखा, जो कि उचित है। पीपी का पूर्ण रूप क्या है? पीपी का पूर्ण रूप हमारे पास इक्विपमेंट, तो ऑप्शन सारे बता रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए काम लिया जाता है। पर्सन प्रोटेक्टिव नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। पीपी क्या हो गया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, अगला है हमारे पास कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कृत्रिम श्वसन की मुख्य विधि है? दोनों ही परीक्षा में आई हुई है। आप देखो कि सिल्वेस्टर विधि, सेपर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि। एक सिल्वेस्टर विधि होती है, उसमें व्यक्ति को हम पीठ के बल लेटाते हैं। सिल्वेस्टर में किसके बल लेटाते हैं? पीठ के बल। सेपर विधि में सीने के बल लेटाया जाता है। मुंह से मुंह विधि काम लेते हैं, मुंह से नाक विधि भी लेते हैं। मुंह से नाक विधि तब काम लेते हैं जब मुंह से मुंह में हवा भरना पॉसिबल नहीं हो, तो मुंह से नाक विधि को प्रयोग में ले लिया जाता है। ठीक है, तो उस समय मुंह से नाक लेते हैं। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? मुंह से मुंह विधि। इसमें आप आराम से मुंह से मुंह विधि के अंतर्गत आराम से उसको हवा दे सकते हैं और ये इसका प्रयोग किया जाता है। मुंह से मुंह विधि सबसे बेस्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। क्लियर है? यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए। सांस चल रही कि नहीं चल रही, बात तो ठीक ही कह रहा है। नाड़ी की जांच कर लें, चोट की जांच कर लें, कि रक्तचाप की जांच कर लें।
तो सबसे पहले तो हमें श्वसन तंत्र चेक करना चाहिए, सांस ले रहा कि नहीं ले रहा। खून बहेगा तो उसको रोक देंगे यदि सांस चल रही है। सांस यदि रुक रही है, फेफड़े सांस ही नहीं ले रहे हैं, तो हम खून की पट्टी बांधेंगे, तब तक सांस आनी बंद हो गई तो फिर पट्टी का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली उपयुक्त विधि है व्यक्ति को श्वसन की जांच करनी चाहिए, सांस ले रहा नहीं। तो काफी देर से आप श्वसन फेफड़े को हिला रहे हो फिर भी क्रिया नहीं कर रहा है, काफी देर तक श्वसन की प्रक्रिया अपना रहे हो फिर भी आपके पास नहीं दे रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब आपको नाड़ी की जांच करनी चाहिए सेकंड ऑप्शन पे, कि भाई कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मैं इतने देर से सांस के लिए सिल्वेस्टर शेफर विधि प्रयोग ले रहा हूँ फिर भी सांस नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाड़ी की जांच करनी पड़ेगी। नाड़ी की जांच यहाँ से कर सकते हो, नाड़ी की जांच आप कान लगा के हृदय को सुन सकते हो, और यहाँ से भी नाड़ी की जांच की जाती है। ये नाड़ी की जांच करने की तरीका होता है। क्लियर है? ओके, अगला जो सवाल है हमारे पास नेक्स्ट, जीवन रक्षक प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? जीवन रक्षक प्रणाली में निम्नलिखित किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य? यूपीएस, आरपीएस, पीडीएमएस, स्टेबलाइजर। देखो कि जो अनइंटरप्ट पावर सप्लाई है वही सबसे उपयुक्त होती है जीवन रक्षक प्रणाली के लिए, यानी कि आपको इस प्रकार ऐसी जगह पर आपको लगाया गया है, ये मशीन लगाई गई है जहाँ पर विद्युत होना जरूरी है, नहीं तो जीवन में खतरा हो सकता है, तो आपको यूपीएस प्रणाली उपयोग करना पड़ेगा, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। जैसे ही ऐसी चली जाएगी तो डीसी से पावर सप्लाई देनी हो रही और शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे आपके पास इंटरप्शन कुछ नहीं होगा, मशीन कभी भी रुकेगी नहीं, मोटरें सारी चलेगी, मशीन काम करेगी। यदि ऑक्सीजन मास्क या फिर आपको वेंटिलेटर पर हैं तो सारे कार्य करेंगे। इसके लिए क्या होता है, यूपीएस काम में लिया जाता है, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई होती है जो बिजली की सप्लाई को निरंतर हमारे पास प्रोवाइड करता है। क्लियर है साथियों? अगला जो है 51 नंबर सवाल, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल क्या करना चाहिए? काला चश्मा। काला चश्मा का आवरण वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हमारे पास आंखों पर पैराबैंगनी कोई प्रभाव नहीं आए। तो हमारे पास कौन सी आंखों की सुरक्षा के लिए काला चश्मा वेल्डिंग वाला प्रयोग करते हैं, या फिर वो हेलमेट जिसके ऊपर काला शीशा लगा होता है। क्लियर, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, हर सवाल आसान है, कोई रॉकेट साइंस में किसी में नहीं है, नहीं इलेक्शन बहुत ज्यादा घुसी पड़ी है, आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या है? अग्नि अलार्म प्रणाली है तो उसमें कौन से भाग हैं? अग्नि उस प्रणाली में धुआं तो होगा, हीटर, पंप, घंटियां, पंखा, स्विच, सॉकेट, हीट, फ्यूज। हीट ठीक है, मान लिया, धुआं, उष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीके पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी। ए ऑप्शन ठीक है ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि ये सारे भाग होने चाहिए। धुआं होने पर भी हो जाना चाहिए, उष्मा होने पर भी हो जाना चाहिए, और इन दोनों को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। और इसका डीके पैनल भी लगा होता है, घंटी बजाती, अलार्म बजाती, बैटरी लगी होती है, पंखा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, तो पंखा की कहाँ जरूरत होती है। स्विच, सॉकेट, हीट, फ्यूज। हीट के अलावा यदि धुआं आया तो भी अग्नि अलार्म को तो बजना ही चाहिए। जहाँ अग्नि अलार्म लगा होता है वहाँ सिगरेट पियोगे तो भी क्या होगा, वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई? ए ऑप्शन यहाँ पर सबसे उपयुक्त रहेगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार किस पर होना चाहिए? पैरों पर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पैरों के अंदर ये वो क्षमता होती है, तो कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान को उठाने में सक्षम होती है पैरों के अंदर क्षमता। पूरा शरीर की बॉडी, जैसे मान लो 120 किलो वजन का कोई व्यक्ति है तो उसका शरीर का वजन भी तो पैर ही उठा रहे हैं। और जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति सामान लेके, बोरी लेके, या हमाल है वो सामान लेके जा रहा है, उसका भी पूरा सामान भार कौन उठा रहा है? पैर ही तो उठा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा भार किस पर रखना चाहिए? पैरों पर रखना चाहिए, और पैर ही सबसे मजबूत भाग होते हैं, तो पैरों पर रखना चाहिए, ये सबसे उपयुक्त होता है। गुरुत्व के अंदर पैरों के बीच में बनना चाहिए। सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? 1E, 4E, 2E, 5E। एक 5E सही है, और इसी प्रकार एक 5S भी होता है। 5E और 5S मैं दोनों बता देता हूँ कि भाई हमारे पास 5E क्या है, 5S क्या है। 5S तो हमारे पास क्या होता है भाई, पहले तो है ना सॉर्ट करना पड़ता है, फिर करना पड़ता है सेट करना पड़ता है, सेट इन ऑर्डर हो जाता है, और तीसरा हो जाता है साइन हो जाता है, चौथा हो जाता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज, ये क्या है कि, और 5 हो जाता है सस्टेन।
ये सब जापान की टेक्नोलॉजी वालों ने काम किया है। हमारे पास जो इसमें काम में लिए जाते हैं 5E, 5E आपके परीक्षा में सबसे कम आते हैं, लेकिन इसके लिए 5E जो काम में लिए जाते हैं उसमें सबसे पहला होता है एजुकेशन, कि उसके बारे में शिक्षा चाहिए होती है। फिर होता है एनकरेजमेंट, विश्वास, मतलब उसको साहस होता है। फिर वो कार्य करें, इसके लिए एनफोर्समेंट होना चाहिए। फिर हमारे पास होती है इंजीनियरिंग, और उसके बाद इवोल्यूशन होता है। ये 5S, 5E और 5S दोनों मैंने बता दिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 5E और 5S का। क्लियर है? जल्दी से, अब 10-12 सवाल बच्चे हैं, मैं जल्दी से करवा देता हूँ। प्राथमिक चिकित्सा के मामले में ABC प्रणाली के प्रारंभिक आद्याक्षरों का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म पूछिए ABC की, तो हमारे पास तो हमारे पास होता है एयरवे, एयर सिस्टम नहीं। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन रहे, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि ये ऑप्शन आपको नजर आए से। एयरवे, तो एयरवे ठीक है। बी होता है ब्रीथ, सी चेस्ट नहीं होता है, सी होता है सर्कुलेशन। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। सी है करेक्ट, डी करेक्ट है? कि भाई आपके पास सांस आएगा कि श्वसन आएगा, ब्रीदिंग है कि ब्रेथ है? एयरवे इसमें भी आ गया, सर्कुलेशन इसमें भी आ गया। चेस्ट तो होगा नहीं, मैंने बता दिया, तो सर्कुलेशन हो गया। ब्रीदिंग होगा कि ब्रेथ होगा? ब्रेथ नहीं होता, ब्रीदिंग होता है। सांस लेने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, सांस होता है उसे ब्रीथ कहते हैं। सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग होना चाहिए। पहले आप देखोगे प्राथमिक उपचार में उसको खुली हवा आने दोगे, फिर वो सांस ले रहा है, फिर उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये उसकी ABCD होती है। तो ये ABC का अर्थ ये होता है। क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो जल्दी से थोड़ी देर कनेक्ट रहिए, इतने में हम थोड़े सवाल बचे हैं, 10 सवाल और बचे हैं, लास्ट। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में किसकी ट्यूब होनी चाहिए? तो देखो, घावों को भरने के लिए हमारे पास जो ट्यूब होती है वो बीटाडीन की ट्यूब होती है। किसकी होती है भाई? बीटाडीन की ट्यूब होती है। और फेयर एंड लवली की थोड़ी लगाते हो। कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है? सस्टेन होता है, शॉर्ट होता है, स्वेप नहीं होता है। तो मैंने अभी लिखा था 5 नाम, जिसमें शॉर्ट और सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन होता है, स्वेप कभी भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा चरण, पहला होता है शॉर्ट, दूसरा सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर होगा, सेट इन ऑर्डर क्या होगा भाई? क्रमबद्ध व्यवस्था, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ देखो, सेट इन ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर में छांटिए, और यहाँ ऑर्डर में छांटने के लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नाम दिया गया, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा भाई। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ मोटरों की वीडियो आ जाएगी भाई, आप चिंता मत करो, वो सब आ जाएगी, वो उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेलो, तो ये हमारे पास क्रमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, ओके। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग क्या होता है? सूचनात्मक चिन्ह, सूचना देना है, केवल इसका कार्य होता है कि सूचना देना। हमारे पास देखो कि रंग अलग अलग प्रकार की 4 संकेतक होते हैं। निषेधात्मक, सूचनात्मक, आवश्यक, चेतावनी। सूचनात्मक चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है, परिदर्शक रंग हरा होता है। ठीक है, लाल किसी का होता नहीं, पीला चेतावनी का होता है, नीला आवश्यक का होता है। तो वापस आएगा तो मैं तुरंत ही आंसर दूंगा, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बता दूंगा। विजेंद्र सिंह JVNL की भर्ती के बारे में बिल्कुल बता दूंगा सब कुछ, लेकिन क्लास में क्लास का लो मैं अलग बता दूंगा। ठीक है ना। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है?
एक तो प्रत्यक्ष लागत होती है कि भाई आपने उसका, जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में गया, 40,000 रुपए का बिल है, तो वो प्रत्यक्ष लागत है। अप्रत्यक्ष लागत क्या है कि पीछे वो देखो कि 20 दिन भर्ती रहा, उस 20 दिन वो यदि काम पे जाता तो कितना पैसा कमाता, तो वो इसके साथ साथ में जो दो परिवार के सदस्य जो उसके लिए व्यस्त रहे, तो उनकी वो जो अपने ड्यूटी पे जाते तो कितना कमाते वो, तो वो अप्रत्यक्ष हमारे पास होती है। भुगतान की गई क्षतिपूर्ति नहीं, घायलों के अनुत्पादक समय की लागत, क्षतिग्रस्त उपकरणों की लागत। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। मैंने आपको ये भाग समझा दिया, मुझे लगता है कि इसका आंसर तो आपको आ ही जाता है। भाग समझा तो दिया, जल्दी से आंसर बताइए। डी ऑप्शन। नया बैच कब स्टार्ट होगा? आर नया ही बैच रहता है अभी, और ऑफलाइन के बैच अभी कहाँ हैं, अभी तो आए नहीं है। तो सब आ गए भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। तो मैंने कारण समझे, कारण आपको समझ में आ गया होगा, ताकि दुर्घटना के बाद में, ये दुर्घटना के कारण वो कितने दिन तक अपने काम पे नहीं जा पाए, उसके कारण एक व्यक्ति उसके कारण व्यस्त रहा, वो भी इसमें ही शामिल है। अगला सवाल, सूचनात्मक चिन्ह का आकार होता है। सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, वर्ताकार, त्रिभुजाकार। सूचना देने का चिन्ह का आकार कैसा होता है? सूचना देने, देखो जो सूचना दी जाती है, मैंने आपको बताया था, वो जो बैकग्राउंड होता है हरा होता है, आकार होता है वो वर्गाकार होता है। त्रिभुजाकार किसका होता है? तो त्रिभुजाकार आपको मैं फिर बता दूं, ये चेतावनी का होता है। और वर्ताकार किसका होता है? वर्ताकार एक ही होता है, वो है निषेधात्मक। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। अब तो 2-3 सवाल बचे हैं। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड किस रंग की होती है? पीले रंग की। पीले रंग का बैकग्राउंड होता है ये चेतावनी। त्रिभुजाकार होती है, बॉर्डर काले रंग का, बैकग्राउंड पीले रंग का, चित्र काले रंग का होता है। और बैकग्राउंड देख ले, पीले रंग का, चित्र काले रंग का, बॉर्डर हमारे पास क्या होता है भाई? काले रंग का, और आकृति त्रिभुजाकार। यही चेतावनी चिन्ह होता है जो कार्य करने से पहले चेतावनी प्रदान करता है। ये चेतावनी चिन्ह का मामला होता है। 63, खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है? खतरनाक चेतावनी हो चाहे खाली चेतावनी हो, आकार तो त्रिकोण ही होगा। चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होगा? चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिकोण ही होगा, चाहे खतरनाक हो चाहे बिना खतरनाक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? ये जो दिया हुआ चित्र किसका है? फ्यूज का है, फॉल्ट का, विद्युत झटके का खतरा है, विद्युत पैनल का खतरा है। तो ये हमारे पास विद्युत झटके का खतरा दर्शा रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि वोल्टेज क्या है? ज्यादा है, और वोल्टेज ज्यादा होता है तो हमारे पास कौन सा खतरा आता है भाई? विद्युत झटके का खतरा आता है। तो ये विद्युत झटके के खतरे को इंगित करता है। क्लियर होगा आपको विद्युत झटके का खतरा का हमारे पास क्या केस रहता है भाई? क्लियर है? तो ये हमारे पास किसका हो गया भाई? विद्युत झटके का खतरा हो गया। तो ये आपने देख लिए थे। अब आपके पास केवल 2 सवाल और हैं, उसको जल्दी से देख लीजिएगा। सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिए गए संकेत की पहचान कीजिए। यह संकेत क्या है? यह संकेत कह रहा है डेंजर है। डेंजर है तो हाथ लगोगे झटका आ जाएगा, यहां पर छुएगा झटकाएगा, तो विद्युत खतरे वाली चीजों को न छुए, बात सही है। आगे सांप है, ये सांप नहीं है, तार है भाई, ये ध्यान रखना, सांप नहीं है, गलत। बिजली के तार न तोड़े, तोड़ने के लिए नहीं है, ये झटके के लिए बता रहा है। इस क्षेत्र में तार संयोजित नहीं करें, ये नहीं कह रहा भाई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 65 में भी ए बिल्कुल सही है। 64 का बी होगा। बी वाला कौन सा आगे भाई? फॉल्ट। ये फॉल्ट का नहीं होता, ये विद्युत झटके का खतरा वाला होता है, फॉल्ट का नहीं होता भाई। उपरोक्त छवि किससे इंगित करती है? ये जो है उसमें खतरा है कि रेडियोधर्मी खतरा है, विद्युतीय खतरा है, रासायनिक खतरा। 3 खतरा मैंने छोड़ा क्योंकि विद्युतीय खतरा तो ये हमारे पास होता नहीं है। तो हमारे पास बताइए ये कौन से खतरा है? जल्दी से बता दीजिएगा इसके बारे में भाई। ये हमारे पास उसमें खतरा है क्या? यह रेडियोधर्मी विकिरण फैल रही है क्या? यह रासायनिक खतरा है? तो ये विकिरण फैल रही है, रेडियोधर्मी खतरा, ये रेडियोधर्मी हमारे पास खतरा है। बी ऑप्शन याद रखना पड़ता है चिन्ह को। अगला जो सवाल है, अंतिम सवाल है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि चित्र में दर्शाए गए चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है? बिजली के घेरे का कोई खतरा नहीं है, बिजली के घेरे को स्पर्श करे
घेरे की उष्मा को महसूस करें, उष्मा महसूस करवा नहीं रहा है, बिजली के घेरे से दूर रहे। अब बताइए क्या कह रहा है कि घेरे को कोई खतरा नहीं, खतरा है ना, हाथ लगा रहे हो तो देखो झटका सा बता रहा है, तो खतरा तो है, तो ये भी गलत हो गया। बिजली के घेरे को स्पर्श करें, ये क्या आपको ये कह रहा है कि जो बिजली का घेरा है उसको स्पर्श किया जाए? तो आप कहोगे ये तो नहीं कह रहा, ये तो कह रहे न छुएं, तो ये कह रहा है बिजली के घेरे से दूर रहें। बिजली के घेरे का मतलब हो गया फेंस, यानी जहां विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है वहां से दूर रहे। तो इसके लिए आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हमने इसी सहयोग के कारण आज थोड़ी सी क्लास लंबी करके इस चैप्टर को सोल्व कर लिया है। हम भी चाहते हैं कि आपके जल्दी से टाइम से ये पोर्शन पूरा हो जाए। ये बुक हो तो बुक के लिए हर संभव हमारा पूरा प्रयास रहेगा, लगातार प्रयास रहेगा, ताकि समय रहते करा दें। 3 या 4 महीने का टाइम लगेगा। यदि हम रेगुलर क्लास लेंगे तो 3-4 महीने में किताब आएगी। रेगुलर पढ़ाऊंगा, साथ में पढ़ाऊंगा, साथ में बढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें सफलता इसमें रोक नहीं सकती। वैकेंसी का इंतजार है, आपको भी है, हमें भी है, और कोचिंग खुलने का भी इंतजार है। तो सब चीज़ों का इंतजार है। लगातार क्लास करनी है सुबह 7 बजे। कल हमारे पास तीसरा टॉपिक है जो कि कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिशियन है, यानी कि एक विद्युत कार्य के लिए जो सामान्य औजार कौन सा प्रयोग लिए जाते हैं उसका सवाल है। तो उसको पहले आप चैप्टर को पढ़िए, कौन से औजार हैं, उसके बाद हम सवालों को सोल्व करेंगे। रामबाण बुक के एक एक सवाल को सोल्व करेंगे और दमदार तरीके से इन हर एक प्रश्नों में अपनी आंसर देंगे, भाई कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बुक का कैसे ऑर्डर करें? देखो बुक हमारे अमेजन पे अवेलेबल होती है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होती है। फ्लिपकार्ट पे सोमवार से अवेलेबल वापस होगी। जोधपुर से जितने भी सेलर होते हैं उनको सबको रोका गया है, क्योंकि वो मैंने कहा था कोरोना का उनका केस आया था, इस कारण उन्होंने पिछले 8-10 दिनों से फ्लिपकार्ट ने ऑफिस जोधपुर का बंद कर रखा है। फ्लिपकार्ट में मिलती है लेकिन सेलर दूसरे हैं तो फीस ज़्यादा है। देखो कि वहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको कारण आपको अच्छा आराम से समझ में आ जाएगा भाई हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, आपको भी पता चल ही जाएगा। आप जब वहां पर प्राइस देखते हो तो कहीं 335 देखते हो बुक की, कहीं 336 लिखते हैं, कहीं 340 लिखते हैं, कोई 330 लिखता है। हम ये जब हमारे इस बुक के नीचे प्राइस आए तो ध्यान रखना कि नीचे पिंडेल रीडर नाम नहीं आएगा, मतलब वो जो सेलर नाम आता है ना वहाँ पिंडेल रीडर नहीं आएगा। पिंडेल रीडर जब नाम आएगा तो बुक की प्राइस 270 रुपये होगी। 270 रुपये है तो ओनली पिंडेल रीडर नाम आएगा। तो ये आप कंडीशन दे के ही लेना, क्योंकि नहीं तो आपके एक्स्ट्रा में कॉस्टिंग आपके लगेगी, वो आप जाने भाई। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं 270 रुपये में प्रोवाइड करता हूँ, हमसे बहुत सारे दुकान वाले ले जाते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा हम प्रोवाइड करते हैं, वो उनका काम है, हम उसमें हमारी कोई आनाकानी नहीं है, लेकिन हम आपको 270 में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है साथियों, कंप्यूटर का भी चलेंगे। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और प्रयास करूँगा और बीत जाता 1 साल और यूं ही और 1 और साल प्रयास करूंगा मैं। IIT पूरा ठीक साहब, बहुत बढ़िया। अभी सर जी मैंने 179 में बुक कराई थी फ्लिपकार्ट से। आपने रामेश्वर सैनी जी वो गलत बुक करवाई है, वो बुक दूसरी बुक है, हमारी बुक है, लेकिन ये रामबाण बुक नहीं है। वो बुक थी टेक्निकल हेल्पर के सॉल्यूशन वाली बुक, ये बुक नहीं थी, ये ध्यान रखना भाई। 1520 पोस्ट निकल गई है ने बिजली विभाग, इसके बारे में आपको वीडियो बना के पूरा बताऊंगा भाई। क्लियर है? तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वापस हम सुबह 7 बजे। उसके अलावा मैं टेक्निकल हेल्पर का अलग से नोटिफिकेशन जारी करवा के आपको सारी सूचना प्रदान कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।